नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे चैप्टर को डिकोड करने जा रहे हैं जो मैं कह सकता हूं पूरे इंडियन पॉलिटी की फाउंडेशन है, द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपकी यूपीएससी जर्नी में, खासकर जीएस पेपर 2 के लिए, ये चैप्टर एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर साबित होगा। तो आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर एक चैप्टर इतना ज़रूरी कैसे हो सकता है। देखिए, ये वो मास्टर की है जो पॉलिटी के बाकी चैप्टर्स के ताले खोलती है। इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग से आप ना सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस बल्कि एनालिटिकल और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को भी आसानी से टैकल कर पाएंगे। ये आपके आने वाले हर टॉपिक की नींव है। चलिए एक नज़र डालते हैं आज के हमारे रोड मैप पर। हम बिल्कुल सिस्टमैटिकली आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके विशाल आकार की बात करेंगे, द वर्ल्ड्स ग्रैंडेस्ट ब्लूप्रिंट। फिर इसकी कोर कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी को समझेंगे। उसके बाद पिलर्स ऑफ इंडियन गवर्नेंस यानी शासन के स्तंभ। फिर आएगा द सिटीजन एंड द स्टेट का रिलेशनशिप। 5वें सेक्शन में हम इंडिया के यूनिक डेमोक्रेटिक फैब्रिक को एक्सप्लोर करेंगे। और आखिर में एक बैलेंस्ड व्यू के लिए हम एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। देखिए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक है। भले ही हमने दुनिया भर से इंस्पिरेशन ली हो, लेकिन इसकी अपनी एक अलग पहचान है। ये कोई स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। समय के साथ इसमें जरूरत के हिसाब से बदलाव हुए हैं, जिसके सबसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं 42nd, 44th, 73rd, 74th, 97th और 101st अमेंडमेंट्स। अब आते हैं पहली और सबसे स्ट्राइकिंग फीचर पर, इसका साइज। हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यहाँ देखिए, जब ये बना था तब इसमें 395 आर्टिकल्स थे। जरा इसका कंपैरिजन कीजिए यूएसए से, जहाँ सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं। तो सवाल उठता है कि हमारा संविधान इतना बड़ा या एलिफेंटाइन क्यों है? इसके पीछे 4 मुख्य कारण हैं। पहला, जियोग्राफिकल फैक्टर्स, इंडिया की विशाल डाइवर्सिटी और साइज। दूसरा, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 का भारी प्रभाव, जो खुद भी काफी बल्कि था। तीसरा, सेंटर और स्टेट्स दोनों के लिए एक ही संविधान है। और चौथा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लॉयर्स का डोमिनेंस था, जिससे डॉक्यूमेंट थोड़ा डिटेल्ड हो गया। अब हम चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जहां हम संविधान की आत्मा को समझेंगे, उसकी मूल दार्शनिकता यानी कोर फिलॉसफी। यहां 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पहला कि इसे दुनिया के अलग अलग सोर्सेस से लिया गया है, और दूसरा, ये रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का एक बेहतरीन ब्लेंड है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशंस को परखकर उनकी बेस्ट फीचर्स को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अपनाया। इस स्लाइड में देखिए, इसका जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का आइडिया यूके से आया। फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट यूएसए से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से। और फंडामेंटल ड्यूटीज और जस्टिस के आइडियल्स, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, उस वक्त के यूएसएसआर से। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बिल्कुल साफ कहा था कि ये निष्पक्ष रूप से दुनिया के सभी संविधानों को छानने के बाद बनाया गया है, ना कि कोई नकल है। अगला फीचर है कठोरता और लचीलेपन का अनोखा मिश्रण। देखिए, कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस जैसे अमेरिका का बहुत रिजिड होते हैं, उन्हें अमेंड करना बहुत मुश्किल होता है, और कुछ जैसे ब्रिटेन का बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। इंडिया ने बीच का रास्ता चुना। हमारे यहाँ अमेंडमेंट के 3 तरीके हैं। कुछ प्रोविजंस पार्लियामेंट की सिंपल मेजॉरिटी से बदल जाते हैं, कुछ के लिए आर्टिकल 368 के तहत स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, और जो प्रोविजंस फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े हैं उनके लिए स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ आधे से ज्यादा स्टेट्स की मंजूरी भी जरूरी है। चलिए, अब वक्त है एक क्विक प्रीलिम्स बूस्टर का। इस सेक्शन से कुछ फैक्ट्स आपको बिल्कुल याद रखने हैं। पहला, केशवानंदा भारती केस 1973, जिससे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का कॉन्सेप्ट निकला। दूसरा, आर्टिकल 368 जो पार्लियामेंट को अमेंडमेंट की पावर देता है। तीसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लगभग 250 प्रोविजंस लिए गए। और एक कॉमन एमसीक्यू ट्रैप, हमेशा याद रखें कि हर अमेंडमेंट के लिए स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए होती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ। यहाँ हम उन 3 मुख्य स्तंभों की बात करेंगे जो हमारे देश के गवर्नेंस का स्ट्रक्चर तय करते हैं: फेडरल सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और हमारी जुडिशरी। हमारा संविधान एक फेडरल सिस्टम एस्टैब्लिश करता है, जिसके फीचर्स हैं 2 सरकारें, सेंटर और स्टेट, शक्तियों का बंटवारा, लिखित संविधान और इंडिपेंडेंट जुडिशरी। लेकिन इसके साथ ही इसमें नॉन फेडरल या यूनिटरी फीचर्स भी हैं, जैसे एक स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप और ऑल इंडिया सर्विसेज। इसी यूनिक मिक्सचर के कारण कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट केसी वियर ने इसे क्वाजी फेडरल कहा है। याद रखिएगा, आर्टिकल 1 में इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अब अगले 3 फीचर्स देखते हैं।
पहला है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। इसका कोर प्रिंसिपल है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के बीच कोऑपरेशन। दूसरा है एक अजीब सा लेकिन इंपॉर्टेंट सिंथेसिस। हमने ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और अमेरिका की जुडिशियल सुप्रीमेसी के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाया है। और तीसरा इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारे यहाँ कोर्ट्स का एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसके टॉप पर सुप्रीम कोर्ट है, और इसकी आजादी यानी इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए कई प्रोविजंस हैं, जैसे जजेस के खर्चे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज होते हैं। एक और प्रीलिम्स बूस्टर, कुछ की टर्म्स याद रखिए। पहला, क्वाजी फेडरल, ये टर्म केसी वेहर ने दिया था। दूसरा, आर्टिकल 21 का प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जो अमेरिकन कॉन्सेप्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से अलग है। ये डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तीसरा, आर्टिकल 1 इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है। और चौथा, जुडिशियल इंडिपेंडेंस का एक बड़ा सबूत, उनके एक्सपेंसेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आते हैं, जिस पर पार्लियामेंट वोट नहीं कर सकती। अब हम अपना फोकस शिफ्ट करते हैं सेक्शन 4 पर। यह सेक्शन सिटीजन और स्टेट के बीच के रिश्ते को डिफाइन करता है। यहां हम 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे: फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल ड्यूटीज। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के आइडिया को प्रमोट करते हैं और सिटीजन्स को स्टेट की आर्बिट्री एक्शन से बचाते हैं। ये हैं राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने हार्ट एंड सूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। ये राइट्स जस्टिसेबल हैं, यानी इनके वायलेशन पर आप सीधा कोर्ट जा सकते हैं। राइट्स के बाद आते हैं पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी। डॉक्टर अंबेडकर ने इन्हें नोबल फीचर्स कहा था। इनका मकसद इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाना है। ये नॉन जस्टिसेबल हैं, पर गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल माने जाते हैं। इनके साथ ही हैं पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज। इन्हें 42nd अमेंडमेंट 1976 में स्वरण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस पर ऐड किया गया था। ये भी नॉन जस्टिसेबल हैं और सिटीजन्स पर एक मॉरल ऑब्लिगेशन डालते हैं। अगले फीचर है इंडिया का एक सेक्युलर स्टेट होना। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि इंडियन सेक्युलरिज्म वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से अलग है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट स्टेट और रिलीजन को बिल्कुल अलग रखता है, जबकि इंडिया में पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है। इसका मतलब है सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट देना या सभी धर्मों को इक्वली प्रोटेक्ट करना। सेक्युलर वर्ड प्रीएम्बल में 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू जोड़ा गया था। चलिए अब सेक्शन 5 में चलते हैं और हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत करने वाली कुछ और अनोखी विशेषताओं पर गौर करते हैं, जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और इंडिपेंडेंट बॉडीज। ये टेबल हमारे डेमोक्रेसी के कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स को हाईलाइट करती है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ने 18 साल से ऊपर के हर सिटीजन को वोट का अधिकार दिया। वोटिंग एज 21 से 18 साल 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 से हुई थी। फिर है सिंगल सिटीजनशिप, जो यूएसए के ड्यूअल सिटीजनशिप की अपेक्षा पूरे देश को एक रखती है। फिर आती हैं इंडिपेंडेंट बॉडीज, जैसे इलेक्शन कमीशन, सीएजी, यूपीएससी, जिन्हें बुलवॉक्स ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम कहा गया है। इमरजेंसी प्रोविजंस भी हैं, जो प्रेसिडेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन से डील करने की पावर देते हैं। 73rd और 74th अमेंडमेंट्स ने 3-tier गवर्नमेंट यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जोड़ा, और 97th अमेंडमेंट 2011 ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए संविधान की आलोचनाओं को भी देखना जरूरी है। तो अब आखिरी सेक्शन में हम उन क्रिटिसिज्म पर चर्चा करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में की जाती हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है या कई संविधानों का पैचवर्क है। कुछ इसे 1935 एक्ट की कार्बन कॉपी कहते हैं। इसके एलिफेंटाइन साइज की भी आलोचना हुई है। सर आइवर जेनिंग्स ने इसे दुनिया का सबसे बल्कि संविधान कहा, और आखिर में इसे लॉयर्स पैराडाइज भी कहा गया है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज काफी लीगलिस्टिक और कॉम्प्लिकेटेड मानी जाती है, जिसे एक आम आदमी के लिए समझना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए इस पूरी डिस्कशन को एक क्विक रिवीजन के साथ कंक्लूड करते हैं। टॉप 10 फीचर्स जो आपकी फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज और इमरजेंसी प्रोविजंस। तो जो कोई हमने पढ़ा उससे यूपीएससी आपसे क्या पूछ सकता है? देखिए, प्रीलिम्स में इस तरह का एमसीक्यू आ सकता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज, सिंगल सिटीजनशिप जैसे प्रोविजंस किस फीचर को दर्शाते हैं। सही जवाब है बी, यूनिटरी बायस। और मेंस के लिए क्लासिक क्वेश्चन बनता है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, कमेंट।
इसका जवाब लिखने के लिए आपको फेडरल और यूनिटरी दोनों फीचर्स को डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस विश्लेषण से सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर आपकी पकड़ और मजबूत हुई होगी। इंडियन पॉलिटी को ऐसी ही क्लैरिटी के साथ मास्टर करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।